नमस्ते, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया, मस्त, ज़बरदस्त, शानदार होंगे। तो जल्दी से आ जाएँगे सभी बच्चे। देवभूमि उत्तराखंड से नमस्कार भई, नमस्कार सौरभ जी। अंकित आ चुके हैं, रवि आ चुके हैं, आकाश आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, रजनीश, प्रदीप, ब्रजेश, सभी प्यारे बच्चों का दिल से स्वागत है। तो जल्दी से आ जाएँ भई और एक बार बताएँ कि मैम की आवाज़ आप सभी को पहुँच रही है भई? एक बार बताओ। राजकमल, खुशी, राजकुमार, इन सभी बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है, तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिएगा, फिर हम लोग क्लास को कर देते हैं शुरू प्यारे बच्चे। बिल्कुल, स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल स्टार्ट करने वाले, एक बार कन्फर्मेशन दे दीजिए, आवाज़ सभी बच्चों तक पहुँच रही है या नहीं? नमस्ते, नमस्कार प्यारे बच्चों। तो टॉपिक हम लोगों का चल रहा है एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है? एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर, परमाणु और उसकी संरचना के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन, जिन्होंने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी थी, परमाणु सिद्धांत 1808 में उन्होंने बताया था सबसे पहले परमाणु के बारे में। तो परमाणु के बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट थे आप लोगों के जॉन डाल्टन। परमाणु और उसकी संरचना टॉपिक चल रहा है, इसी को अब आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? चलिए, तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं कि परमाणु जो होता है वो छोटे छोटे उप परमाणविक कणों से मिलकर बना होता है। ये उप परमाणविक कण कौन कौन से होते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो टॉपिक ये है, इसी टॉपिक में आज हेडिंग डालेंगे पहली, उप परमाणविक कण। उप परमाणविक कण लिख लीजिएगा भाई, उप परमाणविक कण। हेडिंग देंगे उप परमाणविक कण, यानी इंग्लिश में बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल। तो देखो भाई, कहानी कहां से शुरू हुई थी? कहानी शुरू हुई थी सैटरडे की क्लास से, शनिवार की क्लास से, है ना? चलो, तो अब हम लोगों ने पढ़ा कि सैटरडे में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जो एटम है, जो परमाणु है, इसके बारे में सबसे पहले डिटेलिंग में जो बात बताई थी जॉन डाल्टन जी ने बताई थी अपने एक सिद्धांत में। कौन से सिद्धांत में? एटॉमिक थ्योरी में। और ये और कब आई थी ये थ्योरी? 1808 में आई थी। इतनी बात मैंने आपको बताई। फिर इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी में 3 बातें कही थी कि भाई परमाणु जो कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। दूसरी बात, इन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं भाई? परमाणु कहते हैं। तीसरी बात, इन्होंने बोला था कि किसी भी पदार्थ को बनाने वाला जो सबसे छोटा कण होता है वो परमाणु ही है, एटम ही है। और अगली बात इन्होंने ये बताई थी कि परमाणु अविभाज्य है, इनडिविजिबल है। पिछली क्लास में ये सब कुछ पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है? आज हम आगे बात करेंगे कि ये जो जॉन डाल्टन थे, इनकी ये बात गलत हो गई थी। इन्होंने जो लास्ट में 2 बात बताई थी ना कि किसी भी पदार्थ को बनाने वाली सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो परमाणु है या परमाणु अविभाज्य है, ये दोनों बातें गलत हो गई। क्यों? क्योंकि जब परमाणु की संरचना को और डिटेल में पढ़ा गया तो हमने पाया कि परमाणु के अंदर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, मतलब परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इन छोटे छोटे कणों को बोलते हैं उप परमाणविक कण, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो क्या होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल? जो आप लोगों का एटम है उसको बनाने वाले जो कण होते हैं उनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। जैसे कि मान लो ये परमाणु है प्यारे बच्चे, ये परमाणु है। क्या है ये? परमाणु। अब इसी परमाणु को हम लोग जब अच्छे से देखेंगे, अच्छे से इसकी स्टडी करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, तो इसके अंदर भी हमें छोटे छोटे कुछ कण नजर आएंगे, छोटे छोटे कुछ पार्टिकल नजर आएंगे। इन्हीं पार्टिकल को बोला जाता है उप परमाणविक कण, या इन्हीं पार्टिकल को बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। नो वॉइस, वॉइस तो बिल्कुल आ रही होगी भाई, बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है? समझ में आ गई? आज मैम आपने सुबह में क्लास लगाया था। हाँ बेटा, सुबह में क्लास लगती है, अब तो डेली लगती है वो, तो समझ में आ गई बात। चलो, अब हम बात करेंगे कि मैम किसी भी परमाणु को अगर देखें उसमें के अंदर जो छोटे छोटे कण मिलेंगे जिनको हम सब
एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं या उपपरमाणविक कण कहते हैं, ये कितने होते हैं? तो बेटा ये होते हैं 3। अगर हम बात करते हैं उपपरमाणविक कणों की, ये कितने हैं? 3 है। कौन कौन से? आपने जरूर इनका नाम सुन रखा है भाई। इलेक्ट्रॉन, पहले नंबर पर आते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन। दूसरे नंबर पर आते हैं प्यारे बच्चे प्रोटॉन, प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन, प्रोटॉन्स। तीसरे नंबर पर आते हैं बेटा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो किसी भी परमाणु की संरचना को बनाने वाले जो कण होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो आज बात करेंगे इन तीनों के बारे में। समझ में आ गई बात? यानी जब भी किसी परमाणु की संरचना का निर्माण होगा तो इन तीनों के जुड़ने से होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों जुड़कर किसी एटम की संरचना को बनाते हैं, किसी परमाणु की संरचना को। ठीक है, चलिए तो आइए बेटा एक एक करके हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई के सिंबल से लिखते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन जो होता है इनको हम लोग लिखते हैं ई के सिंबल। समझ में आ गई बात? और ई के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाकर लिखते हैं, जैसे मैंने लगा रखा है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो भाई पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, ये आपको पूछ लेगा। आप लोग बता देंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी भाई जे थॉमसन जी ने। किसने? जे थॉमसन, जे थॉमसन जी। कई बार इनके नाम को टॉमसन भी बोल देते हैं, तो टॉमसन बोल दो या थॉमसन बोल दो, ठीक है। जे थॉमसन जी ने डिस्कवर करा था इलेक्ट्रॉन को, प्यारे बाल को। क्लियर? समझ में आ गई बात? आगे बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट आपको पूछेगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन पर कितना आवेश होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, ठीक है। तो चार्ज या आवेश पूछे तो आप लोग बताकर चलोगे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चे, इन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। कूलाम, कूलाम क्या होता है बेटा? कूलाम यूनिट होती है आवेश को मापने की। तो कभी भी आपको पूछे कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है इन पर कितना चार्ज होता है, कितना आवेश होता है, तो ये वाली वैल्यू याद रखना। आप लोग इसको टिक लगाकर आ जाओगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, अलग अलग वैल्यू दे देगा। आप लोग याद रखना 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। याद रखना कूलाम में नापते हैं हम लोग किसको? आवेश को। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, मतलब इनका मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का। अगर आप इलेक्ट्रॉन के भार की या इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करो तो बेटा याद रखना 9.1 इंटू 10 की पावर -30 किलोग्राम। अब एक चीज याद रखना, हमेशा द्रव्यमान को यानी मास को हम लोग किलोग्राम में नापते हैं, जबकि चार्ज यानी आवेश को हम लोग कूलाम में मापते हैं। तो आवेश को मापने की इकाई कूलाम होती है और बेटा द्रव्यमान को मापने की इकाई किलोग्राम होती है। ये आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे चीजें, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो अगला पॉइंट इलेक्ट्रॉन के बारे में। बेटा इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरणें भी बोलते हैं, कैथोड किरणें। ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है कि कैथोड किरणें किससे संबंधित हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे करके आ जाता है। तो याद रखना कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से संबंधित है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन को कैथोड रे भी बोलते हैं, कैथोड रेज। क्लियर? आ गई बात समझ में? इतने पॉइंट क्लियर हैं भाई? चले आगे, है ना? इतनी चीजें क्लियर है भाई? टेक्निकल में भी यही पढ़ना है, बिल्कुल यही पढ़ना है, ठीक। चलो अब आगे आ जाओ। तो एक बार फिर से सुनो, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन जी ने। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, कितना चार्ज होता है, तो आप लोग बताओगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। द्रव्यमान पूछ ले 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। और बेटा इनको क्या बोला जाता है? कैथोड किरणें, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब हम बात करेंगे अगले पार्टिकल की, यानी अब बात करेंगे प्रोटॉन की। तो इतने पॉइंट इलेक्ट्रॉन के बारे में याद करना। हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव सिंबल के साथ लिखते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज के साथ, इस तरीके से। आ जाओ आगे बात करेंगे प्रोटॉन की प्यारे बच्चे, ठीक है। दूसरे पार्टिकल है प्रोटॉन।
प्रोटॉन को हम इस तरीके से लिखते हैं, P के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाकर। तो आ जाओ बात करेंगे प्रोटॉन की। तो बेटा जो प्रोटॉन होते हैं ना, इनकी भी खोज किसने करी? तो प्रोटॉन की खोज के बारे में कुछ मतभेद हैं। जैसे कि अगर मैं डिस्कवरी की बात करती हूँ प्रोटॉन, तो बेटा अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ हो गोल्डस्टीन, तो आप गोल्डस्टीन ही लगाओगे, ठीक है, गोल्डस्टीन। वैसे तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने ही करी थी, यही सही है, गोल्डस्टीन, ठीक है। लेकिन कई बुक्स में या कई एग्जाम्स में ऑप्शन रदरफोर्ड भी दे दिया जाता है। तो बेटा आप लोग बताना कि जो प्रोटॉन होते हैं इनकी जो खोज करी थी ना, वो करी थी गोल्डस्टीन। अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन है तो भैया गोल्डस्टीन ही लगाओगे, लेकिन अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन नहीं दिया हुआ तो फिर रदरफोर्ड लगा सकते, ठीक है। तो भाई जब भी प्रोटॉन की खोज पूछे, तुम्हारी आंखें गोल्डस्टीन को ढूंढनी चाहिए कि कहाँ है गोल्डस्टीन, कहाँ है गोल्डस्टीन। अगर गोल्डस्टीन जी नजर नहीं आ रहे तो फिर रदरफोर्ड पर लगा कर आना, ठीक है। समझ में आ गई बात? आगे बात करें, चलो अब आ जाओ आगे बात करते हैं भाई। अब हम लोग, अच्छा एक बच्चा पूछ रहा था कि इनकी खोज कब हुई थी इलेक्ट्रॉन की, तो आ जाओ ईयर भी लिख लो। लगभग, वैसे तो ईयर कम ही पूछे जाते हैं, बट याद रखोगे आप लोग, ऑलमोस्ट ईयर मैं आपको बता रही हूँ, लगभग 1897 ये ईयर होता है जो इलेक्ट्रॉन की खोज को माना जाता है। तो भाई लिख दिया लो, 1897 में इलेक्ट्रॉनों की खोज हुई, ठीक। चलो आ जाओ बात करते हैं प्यारे बच्चों किसकी, प्रोटॉन की। तो याद रखना ये जो प्रोटॉन है आप लोगों के, इनको 1911 में, वैसे तो कई बार जो ईयर दिया हुआ होता है प्रोटॉन की खोज के लिए 1932 दिया हुआ होता है, लेकिन प्रोटॉन के अंदर जो नाभिक की खोज हुई थी, ठीक है, यानी कि जो एटम है पूरा आपका, जो परमाणु है उसमें जो नाभिक है, उसकी भी खोज इन्होंने ही करी थी बेटा, रदरफोर्ड जी ने। ये जो आपके रदरफोर्ड है, खैर इसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगी आप लोगों को। तो अभी आगे चलो बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब हम बात करेंगे कि आप लोगों का जो प्रोटॉन होता है इस पर कितना आवेश होता है। ये जो प्रोटॉन होता है इस पर कितना चार्ज होता है बेटा। तो प्रोटॉन के चार्ज की बात करें हम लोग, तो आप लोग बताकर चलोगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलामी होता है। लेकिन अंतर क्या है अभी सुन लो, अभी बताती हूँ। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अब देखो एक चीज देखना कि मैम आपने इलेक्ट्रॉन का भी यही आवेश लिखवाया था, अभी दिखाती हूँ, बिल्कुल लिखवाया था, देखो सेम वैल्यू है। और मैम आपने प्रोटॉन का भी वही आवेश लिखवाया है, ठीक है। तो दोनों में कुछ अंतर नहीं है, तो मैं बोलूंगी बिल्कुल अंतर है बेटा। जब भी आप इलेक्ट्रॉन के आवेश को लिखते हो, जब भी आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ये कितना होता है, तो बिल्कुल इतना ही होता है बेटा। लेकिन इसको हमेशा माइनस के साथ लिख, तो लिखते हो माइनस के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है भाई, ऋणात्मक आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज। इसीलिए जब भी ये वैल्यू आपको दी हुई हो और उसके आगे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ हो, वही होगा इलेक्ट्रॉन का आवेश। जबकि प्रोटॉन के आवेश की बात कर ले तो प्रोटॉन का आवेश भी इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही है, लेकिन अंतर क्या है, ये वैल्यू यहाँ पर प्लस में होती है, क्योंकि प्रोटॉन पर क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कोई दिक्कत किसी को किसी तरीके की बताओ, जल्दी बताओ। साइंस का सिलेबस हो दीपावली तक पूरी कोशिश करेंगे, केमिस्ट्री का भी हो जाए, उसके बाद आपकी फिजिक्स चलेगी, ठीक है ना। क्लियर? आगे बात करें बेटा, चलो तो भाई क्लास तो चल रही है बेटा, सही चल रही है रोहित क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आपकी आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे क्या बात करेंगे कि मैम जो हमारे ये प्रोटॉन होते हैं इन पर द्रव्यमान कितना होता है, इनका द्रव्यमान कितना है, यानी कि इन पर मास कितना होता है। तो जब मास की बात चलेगी बेटा तो याद रखना 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। अब आपको पता है कि जब भी द्रव्यमान को मापते हैं तो किलोग्राम में मापते हैं, अभी अभी बताया था। तो ये हो गई चार बात, ठीक है। अब आपको पूछ ले कि प्रोटॉन का भी कोई और नाम है क्या, तो मैं बोलूंगी बिल्कुल, इनको एनोड किरणें बोलते हैं, एनोड किरण, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है, एनोड किरणें, ठीक।
एनोड किरण इनको बोला जाता है, एनोड रेज के नाम से इनको जाना जाता है बेटा प्रोटॉन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन को कैथोड रेज के नाम से जाना जाता है और प्रोटॉन को एनोड रेज के नाम से जाना जाता है। क्लियर? आ गई बात कंचन जी समझ में? ठीक है भाई। हाँ संजय, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास हो सकती है मेरे बच्चे, यहाँ भी 5-20 हो रहे हैं, यहाँ भी 17-20 हो रहे हैं, तो बिल्कुल हो सकती है। आगे आ जाओ, ठीक है, आगे बात करें। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीसरे सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में, जो है न्यूट्रॉन। तो तीसरा है बालको न्यूट्रॉन, जिसको हम ऐसे लिखते हैं जीरो लगाकर, जीरो मतलब कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। तो आ जाओ बात करते हैं कि खोज की, कि भाई किसने करी खोज। बेटा केमिस्ट्री के क्वेश्चन सिंपल आते हैं, इसीलिए जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो डायरेक्ट बनेंगे आपको, जो मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है, उसे ही करते चलो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। या फिर एक क्वेश्चन आता है बेटा, उसमें आपको फॉर्मूला पूछ ले, एसिड बेस पूछ ले, या कभी कभार इनसे क्वेश्चन आ जाता है, ज्यादा कुछ नहीं है आपका केमिस्ट्री के अंदर सिलेबस। आ जाओ बेटा, खोज करी थी इसकी चैडविक जी ने। किसने? चैडविक। तो नाम याद रखना भाई, चैडविक। तो चैडविक जी ने डिस्कवर करा था किसको? आप याद रखना, चैडविक जी ने डिस्कवर करा था न्यूट्रॉन को। आ जाओ अब आगे बात करते। अब हम आगे बात करेंगे क्या, कि ये जो आप लोगों का न्यूट्रॉन है, इन पर कितना चार्ज होता है, इन पर कितना आवेश होता है। ठीक है, आवेश की बात जब चल रही है तो आप लोग बता देना कि इन पर जो आवेश है वो है जीरो, क्योंकि आपको दिख रहा है ऊपर भी जीरो है, तो मतलब इन पर कोई आवेश नहीं होता, आवेश होता है जीरो। तो कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिस पर जीरो आवेश होता है? आप बताना, न्यूट्रॉन। आगे बात करते हैं भाई, इनका द्रव्यमान कितना होता है, इनका मास कितना होता है। तो जब बात द्रव्यमान की चल रही है तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के। प्रोटॉन का कितना था? 1.672। वैसे ही आपको न्यूट्रॉन का पूछ ले तो 1.674 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो लगभग ऑलमोस्ट सेम है वैल्यू। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग सेम होता है प्यारे बच्चे, ठीक है। हाँ अच्छा, मैंने वहां भी अच्छा मैंने यहाँ आपको 1932 लिख दिया, इसको 11 करना बेटा, इसको 11 करना, 1911, ठीक है। 32 न्यूट्रॉन का ईयर है, 32 जो है वो न्यूट्रॉन का ईयर है बेटा, 1932 जो है वो न्यूट्रॉन का ईयर है। ये जो यहाँ पे 1911 होगा अगर आप प्रोटॉन की बात कर रहे हो तो, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आगे बात कर रहे हैं हम लोग। अब आगे बात क्या करेंगे कि मैम जी जो हम लोगों के ये जो न्यूट्रॉन होते हैं ये कहाँ होते हैं, या ऐसे पूछ ले कि प्रोटॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं। तो तीनों के बारे में हमने पॉइंट पढ़ लिए हैं। अब हम बात करेंगे कि किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते कहाँ हैं। तो बेटा आओ समझाती हूँ अब आपको, इस चीज को बड़े अच्छे से समझना। मान लीजिए ये एटम है बेटा, ये परमाणु है, परमाणु, परमाणु की संरचना को गोल माना गया है। ऐसा माना गया है कि एटम जो होता है वो गोल होता है। मैं ऐसा भी बना सकती थी, मैं ऐसे भी बना सकती थी, बट ऐसा एटम नहीं होता। एटम की संरचना गोलाकार होती है, गोल होता है। अब इसके मध्य में बीचों बीच पाया जाता है केंद्रक। यह है बेटा इसका केंद्रक। किसी भी परमाणु के मध्य में बीच में होता है केंद्रक, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। जैसे आपने कोशिका वाला चैप्टर पढ़ा था, वहां भी न्यूक्लियस पढ़ा था, केंद्रक। अब उसको कोशिका में तो केंद्रक बोलते हैं, लेकिन यहाँ इसका नाम नाभिक हो जाता है बेटा। यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा? नाभिक। तो किसी भी परमाणु के बीचों बीच एक संरचना होती है जिसे बोलते हैं नाभिक यानी न्यूक्लियस। अब क्वेश्चन ये है कि मैम आपने तीन चीज पढ़ाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हमें बताएं कि कहाँ इलेक्ट्रॉन है इसमें, कहाँ प्रोटॉन है, कहाँ न्यूट्रॉन है। तो बेटा ये जो आपको बीच वाली संरचना दिख रही है जिसको नाभिक कहते हैं, यहाँ पर आपको मिलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि जो नाभिक है इस संरचना के अंदर कौन बैठे रहते हैं भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किसी भी परमाणु के नाभिक में कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल उपस्थित होते हैं। एक परमाणु के नाभिक के अंदर कौन कौन से उप परमाणविक कण पाए जाते हैं। आप बता दोगे कि नाभिक में दो तरीके के उप परमाणविक कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर हो गई बात? ठीक है, बुक में 1931 है, कई बार दिया होता है बेटा ये वेरिएशन,
कहीं 1931, कहीं 1932, दोनों ईयर बिल्कुल सही है। 1932 एग्जाम में भी आया था, साथ में दे दिया था लिखकर, ठीक है, ऐसे पूछा नहीं था, बस साथ में दे दिया था लिखकर। दीपावली की छुट्टी भी होंगी बेटा, जल्दी ही होंगी, ठीक है, समझ में आई बात? चलो आ जाओ, ये बात क्लियर हो गई। चलो अब आगे बात करते हैं भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी परमाणु के बाहर ऐसे कक्षाएं बनी हुई होती हैं, किसी भी परमाणु के बाहर कुछ कक्षाएं बनी हुई होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट यानी कि कक्षा, इनमें घूमते रहते हैं प्यारे बच्चे इलेक्ट्रॉन। तो इन कक्षाओं में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। तो आपको बात समझ में आई? अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी परमाणु में कहाँ होते हैं, आंसर लगाकर आओगे नाभिक में होते हैं। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं, जबकि बाहर कुछ कक्षाएं बनी होती हैं, इन कक्षाओं में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन अपना मजे से इन कक्षाओं में घूमते रहते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात? अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा। क्वेश्चन ये बनेगा कि जब हम किसी परमाणु को देखते हैं, मान लीजिए परमाणु है फिर से, और बीचों बीच क्या बन रहा है, ये नाभिक है भाई, ये क्या है, नाभिक। आपको एग्जाम में पूछेगा कि ये जो परमाणु के अंदर नाभिक है, बताओ इस पर कैसा चार्ज होता है, बताओ इस नाभिक पर कैसा आवेश होता है, ये पूछेगा एग्जाम में कि किसी भी परमाणु के नाभिक पर कैसा आवेश होता है, कैसा चार्ज होता है। तो भाई ये परमाणु है और ये परमाणु का नाभिक है, बताओ इस नाभिक पर कैसा आवेश है। तो आप लोग बताओगे कि नाभिक पर जो आवेश होता है ये होता है धनात्मक। कैसा आवेश होता है बेटा, धनात्मक, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है मैम जी, मेरी एक बात सुनना बेटा, अभी अभी मैंने बताया कि नाभिक में बैठे रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है, जल्दी बताओ सारे बच्चे, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है, अभी लिखवाया था, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है, जल्दी बताओ। हाँ जी, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, सबके अंदर अलग अलग होते हैं, अभी बताऊंगी किस हिसाब से इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। अभी देखो कमेंट बिल्कुल दिख रहा है, अंजलि कुमारी बेटा बिल्कुल दिख रहा है कमेंट मुझे, जल्दी बताओ। वॉइस कुछ नहीं है, वॉइस कुछ नहीं मतलब आवाज नहीं आ रही है क्या, जल्दी बताओ। हाँ पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सही बात। अगर मैं पूछूं न्यूट्रॉन पर कैसा होता है तो तुम बोलोगे मैम न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन तो 0/0 होता है। तो प्यारे बच्चों जब नाभिक के अंदर ये दोनों रहते हैं, है ना, अब चार्ज किसके ऊपर है, प्रोटॉन के, ये तो 0 है 0। अब घर में मम्मी भी है और पापा भी है, चलती किसकी है, तुम बोलोगे मम्मी की चलती होगी, है ना, पापा की नहीं चलती, मम्मी की चलती है। तो भैया घर को मान लो एक एटम, और उस एटम में मतलब नाभिक, और उस नाभिक में बैठे हुए हैं मम्मी और पापा। पापा जी पर 0 चार्ज है और मम्मी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो भैया चलेगी तो मम्मी की। जब पापा पे 0 चार्ज है तो पापा को तो मम्मी ये कह देंगे भाई तुम चुप बैठे रहो, मैं चलाऊंगी सब कुछ घर अपना, तो चलेगी किसकी, मम्मी की। वैसे ही ये मम्मी है ये पापा है, तो भैया चलती किसकी है, प्रोटॉन की, क्योंकि प्रोटॉन में क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, नाभिक पर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसी की वजह से पूरा का पूरा जो नाभिक है उस पर भी धनात्मक आवेश आ जाता है, ठीक है। हाँ तो कभी भी आपको पूछे कि जो परमाणु के अंदर नाभिक है इस पर कैसा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन है इसके अंदर और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण ही ये जो नाभिक है इस पर धनात्मक आवेश हो जाता है। अब आपको पूछ ले कि पूरा का पूरा एटम कैसा होता है, भाई आपने बता दिया नाभिक में तो होता है धनात्मक आवेश। पूरे प्रोटॉन की बात करें तो, अगर पूरे प्रोटॉन की बात करें, ये पूरे नाभिक की बात करें तो पूरा नाभिक होता है उदासीन। पूरा नाभिक क्या होता है भाई, उदासीन होता है। उदासीन बोले तो न्यूट्रल होता है। मैम क्यों होता है न्यूट्रल, तो बेटा याद रखना भाई मैंने क्या बोला, एक बात मेरी ध्यान से सुनना। अब ये हो गए बच्चे, ये तुम हो भाई, घर में मम्मी पापा हैं, फिर बच्चे हुए। अब बच्चे जो है जब तुम्हारी मम्मी को गुस्सा आता होगा तो तुम भी चुप बैठ जाते होगे और तुम्हारे पापा भी चुप बैठ जाते होंगे, है ना। तो अगर केवल हम नाभिक की बात करें तो यहाँ तो मम्मी की चलती है, तो इसीलिए क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब ये बच्चे घूम रहे हैं बाहर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो मम्मी भी तो बच्चों को बहुत प्यार करती है, तो मम्मी अपने राज दुलारों को बड़ा प्यार करती है, तो जितने प्रोटॉन उतने ही होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी मम्मी की देखरेख में रहते हैं सारे बच्चे।
प्रोटॉन ही देख रेख करेगा कितने इलेक्ट्रॉन है। जितने प्रोटॉन होंगे किसी नाभिक में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे प्यारे बच्चे। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों बराबर हो जाते हैं बेटा। जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज, तो चीज क्या हो जाएगी, उदासीन, न्यूट्रल। ना पॉजिटिव ही रहेगा ना नेगेटिव ही रहेगा। जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज। मतलब जितना तुमसे तुम्हारी मम्मी प्यार करती है उतना ही तुम अपनी मम्मी से भी प्यार करते हो। कमी है बेटा कहीं? जितना तुम्हें तुम्हारी मम्मी प्यार करती है उतना ही तुम अपनी मम्मी को प्यार करते हो ना। तो दोनों का प्यार अपार है। दोनों का प्यार क्या है, अपार। ना मम्मी का ज्यादा ना तुम्हारा कम, तो दोनों का प्यार बराबर। ठीक, इसीलिए चीज हो गई न्यूट्रल, उदासीन। इसीलिए किसी भी नाभिक के अंदर जितने यहाँ प्रोटॉन बैठे हैं ना उतने ही यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं बराबर, जिसके कारण पूरा का पूरा नाभिक उदासीन हो जाता है। पूरा का पूरा नाभिक उदासीन हो जाता है। ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है हमारे यहाँ पापा की चलती है। राजेंद्र जी फिर तुम्हारा घर अपवाद है, हैं? फिर अपवाद है, बहुत बढ़िया। वही पापा की चलती है तो फिर तो ये अपवाद है, वही अटकर है कुछ चीज। ठीक है। तूफान जी दरवाजे पे ही खड़े हैं बाहर, मैंने लॉक कर रखा है दरवाजा, वरना तूफान जी तो आकर सिखाई देंगे तुम्हें सारी चीजें। अब चले आगे, चलिए भाई। तो आपको सिर्फ दो चीजें यहाँ से याद करनी है कि परमाणु के नाभिक पर कैसा आवेश होता है, धनात्मक। किसके कारण, प्रोटॉन के कारण। पूरा का पूरा परमाणु कैसा होता है, उदासीन। क्यों? क्योंकि जितने बाहर इलेक्ट्रॉन है उतने ही अंदर प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण पूरा जो एटम है वो उदासीन हो जाता है। क्लियर? अब आ जाओ, अब एक चीज और याद रख लेना, जो कोई भी परमाणु होता है उसकी जो त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, रेडियस ऑफ एन एटम, एटम की जो रेडियस होती है उसको हम किस में मापते हैं बेटा, एंगस्ट्रॉन में मापते हैं। किस में मापते हैं, एंगस्ट्रॉन में। समझ में आ गई बात? ठीक है। चलो अब आगे बात करेंगे कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है, नाभिक की त्रिज्या उसको किस में मापा जाता है। तो नाभिक की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, या हाँ न्यूक्लियस ही है ना ये, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इसको हम फर्मी में मापते हैं। किसमें मापते हैं बेटा, फर्मी में मापते हैं। ठीक है। अगर हम नाभिक की रेडियस, ये जो पूरे परमाणु है इसकी त्रिज्या की बात करें तो 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉन होती है। कितनी होती है, जो आप लोगों की एटम होता है उसकी रेडियस कितनी होती है, 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉन। लेकिन अगर हम नाभिक की त्रिज्या की बात करते हैं तो ये फर्मी में मापी जाती है। तो इसको आप लोग कैसे लिखोगे, 10 की पावर -15 मीटर होती है बेटा। कितनी होती है, 10 की पावर -15 मीटर, यानी 1 फर्मी बराबर होता है 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है। एक फर्मी में कितने होते हैं, 10 की पावर -15 मीटर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? हरीश सिंह बोल रहे हैं मुझसे कोई दुश्मनी है क्या आपकी, शायद हो पिछले जन्म की। ठीक, समझ में आ गई? ठीक, आगे बात करें तो ये दो पॉइंट भी पूछे जा सकते हैं कि नाभिक की त्रिज्या को किस में मापते हैं, एंगस्ट्रॉन में, और सॉरी परमाणु की त्रिज्या को किस में मापते हैं, एंगस्ट्रॉन में, और नाभिक की त्रिज्या को किस में मापते हैं, फर्मी में। एक एंगस्ट्रॉन कितना होगा, 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, या एक एंगस्ट्रॉन की वैल्यू जो है यहाँ लिख रही हूँ, 1 एंगस्ट्रॉन कितना होगा, 10 की पावर -10 मीटर लिख लेना। ठीक है। जबकि आपको पूछेगा कि एक फर्मी कितना होता है, 10 की पावर -15 मीटर होता है बेटा। क्लियर? आ गई बात समझ में? चले आगे, चलो। अब हम लोग बात करेंगे कि मैम एक परमाणु के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, इस बात का पता कैसे चला। तो बेटा परमाणु की संरचना बताने के लिए कुछ मॉडल आए। कुछ मॉडल कैसे आए मैम जी, जैसे कि सबसे पहला मॉडल आया था जे थॉमसन जी का, जे थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन मॉडल आया बेटा। ठीक है, सबसे पहला मॉडल क्या था, जे थॉमसन का मॉडल। तो एक हेडिंग डाल लो, तब लिखना इसको। हेडिंग क्या डालोगे, एटॉमिक मॉडल। हेडिंग डालो एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल।
भाई आपको क्या पढ़ना है, परमाणु मॉडल, यानी परमाणु की संरचना बताने के लिए कुछ मॉडल दिए गए बेटा। सबसे पहला मॉडल किसने दिया था, जे जे थॉमसन ने, तो लिख लीजिएगा जे जे थॉमसन मॉडल, जे जे थॉमसन जी ने दिया था सबसे पहला मॉडल, जे जे थॉमसन मॉडल, जे जे थॉमसन जी ने दिया सबसे पहला मॉडल, जे जे थॉमसन। तो जे जे थॉमसन का जो मॉडल था बेटा, इस मॉडल का नाम क्या था, ये आपको पूछेगा। तो जे जे थॉमसन ने जब परमाणु की संरचना के बारे में बताया ना, तो इन्होंने परमाणु की तुलना कर दी तरबूज के साथ, तरबूज के साथ, हाँ बेटा तरबूज के साथ। तो इनके मॉडल का नाम है बेटा, इनके मॉडल को बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, यानी कि तरबूज का मॉडल, तरबूज का मॉडल बेटा, तरबूज का मॉडल किसने दिया, ये एग्जाम में पूछ लेगा, तो आप लोग बता दोगे जे जे थॉमसन ने दिया। या इन्हीं के मॉडल का एक और नाम है प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, यानी प्लम पुडिंग का मतलब होता है केक, हैप्पी बर्थडे पे केक खाया है, वही केक पे तरह तरह की चीज नहीं लगी रहती, वैसे ही प्लम पुडिंग मॉडल। तो ये भी पूछ लेगा आपको कि प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है, किसने दिया, तो प्लम पुडिंग मॉडल भी जे जे थॉमसन ने दिया। ये एक ही मॉडल है बेटा, इसी एक मॉडल के दो नाम है, प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं और वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं। अब प्लम पुडिंग मॉडल से तो मुझे ये याद आ गया, कल इंडिया ने क्या धोया था साउथ अफ्रीका को, है ना, उनके तो 100 रन भी नहीं बनने दिए, और कोहली जी का हैप्पी बर्थडे भी था कल, है ना। एक बच्चा बोल रहा है राज मैम मुझे समझ नहीं आ रहा, बेटा जी आपको क्या समझ नहीं आ रहा ये बताओ। लक्ष्मण पूछ रहे हैं नोट्स कैसे बनाएं, बेटा जैसे जैसे जो जो पॉइंट मैं बताती चल रही हूँ लिखते चलो, वही एग्जाम के क्वेश्चन है आपके, ठीक है, वही एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है। शिवम जी बिल्कुल कर दूंगी बेटा, बिल्कुल कर दूंगी। अच्छा इसीलिए शादी नहीं करनी चाहिए, अकड़ दिखाती हैं बीवियां, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते विकी एप्लीकेशन के अंदर, समझ में आई बात, चलो। हाँ परमाणु उदासीन होता है प्यारे बच्चे, बिल्कुल वही मैंने बात बताई आपको कि परमाणु उदासीन होता है और नाभिक जो होता है ये धनात्मक होता है, ठीक है। चलो अब आ जाओ आगे बात करते हैं। भाई देखो ये जो जे जे थॉमसन थे ना, इन्होंने ये बात बताई कि एक परमाणु है वो तरबूज के जैसा है। हमने पूछा तरबूज के जैसा कैसे, तो इन्होंने बोला जब तुम तरबूज को काटते हो तो तरबूज का जो लाल लाल वाला भाग होता है वो तो है प्रोटॉन, और जो तरबूज में काले काले बीज निकलते हैं वो होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके इन्होंने बात बताई। तो जो जे जे थॉमसन का जो वाटरमेलन मॉडल था ये फेल था बेटा, फेल था, क्यों, ये असफल हो गया था क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि इनका मॉडल इलेक्ट्रॉन की सही पोजीशन नहीं बता पाया, इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति इनके मॉडल ने नहीं बताई, सही स्थिति नहीं बताई, यानी इनका मॉडल ये नहीं बता पाया कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, ठीक है। तो आ जाओ देखो तरबूज खवाती हूँ तुम्हें, मुंह खोलो सब अपना, सारे बच्चे अपना मुंह खोलो, चलो लो भाई ये गया तुम्हारे मुंह के अंदर तरबूज, ये है बेटा तरबूज, ऐसा ही तो दिखता है तरबूज। तो इन्होंने क्या बोला जे जे थॉमसन जी ने कि जब भी एक मॉडल को, जब भी आप एक एटम को देखोगे तो वो तुम्हें एक तरबूज के जैसा दिखेगा, जैसे ये तरबूज का जितना भी रेड एरिया नजर आ रहा है ये सब प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो देखो इन्होंने बोला ये सब प्रोटॉन है, सारा का सारा रेड एरिया पॉजिटिवली चार्ज है। और ये जो बीज से नजर आ रहे हैं काले काले, इन बीजों को क्या बोलते हैं, ये है भाई इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये रे भाई बीज में, बीज 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 में, ये रहे बीज। तो इन्होंने एक एटम की तुलना तरबूज से ही कर डाली, ठीक है, तरबूज से ही कर डाली, ठीक। आदर्श वैसे बिल्कुल कर लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ टीम इंडिया की जीत में मेरा भी बड़ा रोल था मनोज जी, जो शायद वो पीछे ताली बजा रहे थे, उनका उत्साह बढ़ा रहे थे, वो तुम ही थे शायद, है ना। चलो कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा, एक क्वेश्चन आता है, कभी कभार हो जाता है दो आ जाए, ठीक। अब इधर देखो, तो ये समझ में आ गया, तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि परमाणु की संरचना से संबंधित तरबूज मॉडल किसने दिया, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। तुम बताकर आ जाना जे जे थॉमसन जी ने दिया,
जे थॉमसन मॉडल, जे मॉडल या जे थॉमसन मॉडल, ठीक है, थॉमसन। क्लियर हो गई बात, बढ़े आगे। चलो, अब प्लम पुडिंग क्या मतलब केक, केक के जैसा इन्होंने मॉडल बताया तरबूज उसका, एटम का। जैसे केक को आप लोग सजाते हो तो नीचे ब्रेड होती है, ऊपर क्रीम लगाते हो, क्रीम लगाने के बाद कहीं चॉकलेट लगाई, कहीं चेरी लगाई, कहीं कुछ लगाया, ऐसे करके। तो जहाँ चॉकलेट चेरी ये सब हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो पूरा बेस तैयार करा था ब्रेड वाला वो हो जाता है प्रोटॉन। ये बात इन्होंने बता दी, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। 3 बजे बेटा मेरी क्लास होती है, आ जाओ आगे बात करते हैं। तो गुरुजी बैच में बेटा 3 बजे मेरी क्लास होती है। अब आओ, अब हम लोग आगे बात करेंगे भाई दूसरा मॉडल किसने दिया। तो परमाणु की संरचना से संबंधित दूसरा मॉडल आया था रदरफोर्ड जी का, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, ठीक है। ये जो रदरफोर्ड भाई साहब है ना, इनको बोला जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या बोलते हैं इनको, परमाणु भौतिकी के पिता, नाभिकीय भौतिकी के पिता, नाभिकीय भौतिकी के पिता है बेटा ये, नाभिकीय भौतिकी के पिता, ठीक है। इनको बोलते हैं नाभिकीय भौतिकी के पिता, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। भाई ये फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स हैं, क्यों है, क्योंकि इन्होंने परमाणु में न्यूक्लियस की खोज करी थी। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इन्हीं को बोलते हैं। इन्होंने क्या करा था, परमाणु में नाभिक की खोज करी थी। तो बेटा इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था बेटा, ये बात भी आप लोग याद रखो। नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में, ठीक। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बेटा बड़े अच्छे अच्छे कारनामे करे। क्या करा इन्होंने, पहला पॉइंट, इन्होंने परमाणु में नाभिक की खोज करी, परमाणु में नाभिक की खोज करी थी बेटा, नाभिक की खोज। तो ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक परमाणु के अंदर नाभिक की खोज का श्रेय किसे जाता है। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन एन एटम, एटम में सबसे पहले नाभिक को किसने खोजा, इन्होंने, रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, इन्होंने क्या करा था, डिस्कवरी ऑफ एटम, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज करी थी बेटा, इसीलिए इन्हें नाभिकीय भौतिकी के पिता कहते हैं, ठीक है। चलो आओ आगे बात करते, कैसे करी इन्होंने नाभिक की खोज। तो इन्होंने एक प्रयोग करा, एक एक्सपेरिमेंट करा। दूसरा पॉइंट, इन्होंने एक प्रयोग करा बेटा, एक एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था। तो बेटा इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा उस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा प्रकीर्ण प्रयोग, ठीक है। समझ में आ गई, क्लियर, बात समझ में आई। हाँ, जैसे कि तरबूज में बीज है, उन्हें इलेक्ट्रॉन माना, ठीक है। मैम आप मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ती हैं, क्यों 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 बेटा। के एम पूजा जी, आज मैं तुमसे पूछती हूँ, मैंने तुम्हारा कमेंट पढ़ लिया है तो तुम्हें अच्छा लगा या नहीं, जल्दी बताओ। क्लियर, चलो। मोहन कुमार बेटा बताएं, क्या समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा बेटा, जल्दी बताओ क्या समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, बोलो जल्दी बोलो। मनीष जी तो पूरे लाल हो चुके हैं गुस्से में, मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ती हो। मेरे बाल को टाइम कम है, कमेंट पढ़ूंगी मैं, कुछ गलत है, क्या गलत है बेटा, जल्दी बताओ। चलो आ जाओ आगे बात कर। अब आप लोगों को ये चीजें सेम आपको फिजिक्स में भी पढ़नी है, और ये रदरफोर्ड डिटेल में फिजिक्स में ही पढ़ोगे आप लोग, ठीक। आओ इधर देखो, अब आगे बात करते हैं कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक प्रयोग करा था बेटा। उस प्रयोग का नाम क्या था, उस प्रयोग का नाम था अल्फा कण प्रकीर्ण, अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग। ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि परमाणु की संरचना से संबंधित अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग किसने दिया था। आप बता दोगे, रदरफोर्ड ने। इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, इंग्लिश में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये इनके
इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था बेटा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट को समझाऊंगी, उससे पहले कुछ पॉइंट हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है? समझ में आई बात? बोलो। चलो, तब समझ में आ रहा है पूरा? बेटा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है कि जो समझ नहीं आ रहा, मैं तो बहुत आराम से और बहुत इजी वे में आपको चीजें पढ़ाती चल रही हूँ। एक्स्ट्रा कुछ ऐसा है ही नहीं कि केमिस्ट्री जैसा है, सारी थ्योरेटिकल चीजें हैं जो आपको समझाती चल रही हूँ, ठीक है? तो समझ में तो बेटा बिल्कुल आना चाहिए। अब आ जाओ आगे। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में। बेटा जब इन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था तो कुछ कुछ मेन चीजें हैं जो इन्होंने याद करने वाली बताई। जैसे पहला, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में बात कर रहे हैं। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक है, यानी कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है? चलो, सबसे पहला पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब इन्होंने रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया तो इन्होंने कौन सी धातु की बनी चादर का उपयोग करा, किस मेटल की चादर को लिया? तो बेटा इन्होंने ली गोल्ड फॉइल। कौन सी फॉइल ली बेटा? गोल्ड फॉइल। इन्होंने सोने की बनी चादर का यूज करा, सोने की चादर का यूज करा, सोने की चादर का उपयोग करा था इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में। कैसे किया था अभी समझाऊंगी, पहले पॉइंट लिख लो, ठीक है? चलो, दूसरा, इस सोने की चादर की मोटाई कितनी ली थी? कितनी मोटी चादर थी? तो इस गोल्ड फॉइल की जो मोटाई थी बेटा, इस गोल्ड फॉइल की जो विध इन्होंने ली थी वो कितनी ली थी? 100 नैनोमीटर, यानी 100 नैनोमीटर मोटी थी ये चादर। क्या थी बेटा? 100 नैनोमीटर मोटी थी ये चादर, ठीक? आओ आगे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट, इस एक्सपेरिमेंट को जब इन्होंने करा तो कौन सी किरणों का प्रयोग करा? तो आप बताओगे अल्फा कणों का प्रयोग करा, अल्फा कणों का प्रयोग। बेटा जब भी तो इसका नाम अल्फा कण स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ना? अल्फा कण, तो कौन से कणों का प्रयोग करा था? अल्फा कणों का प्रयोग किया, ठीक है? 3 तरीके के कण होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो इन्होंने कौन से कण लिए थे भाई? अल्फा कण। अल्फा पार्टिकल का यूज करा, तो लिख लेना यूज अल्फा पार्टिकल। इन्होंने अल्फा पार्टिकल को यूज किया, ठीक है? चलो आगे सुनो, अगला पॉइंट क्या था भाई? 4th नंबर का, अल्फा कणों पर कैसा चार्ज होता है ये पूछ लेता है। तो अल्फा कण धनावेशित होते हैं बेटा। कैसा चार्ज होता है अल्फा कणों पर? धनावेशित, धनावेशित आवेश होता है। अल्फा कणों पर कैसा आवेश होता है? धनावेशित आवेश होता है। ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो लिख लेना अल्फा कण है, अल्फा पार्टिकल्स हैव पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज, क्लियर? चलो, इतनी बातें आपने पढ़ ली। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताती हूँ कैसे कैसे करा, है ना? ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है बेटा, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है जो इससे संबंधित पूछे जाते हैं कि कौन से धातु से बनी चादर का यूज करा, सोने की चादर का यूज करा, उस चादर की मोटाई कितनी थी? 100 नैनोमीटर थी। ये जो अल्फा कण थे, कौन से कणों का उपयोग करा? अल्फा कणों का। अल्फा कणों पर कैसा आवेश होता है? धनात्मक आवेश होता है, ठीक है? सोनू जी आपका कमेंट नहीं जा रहा है, आ रहा है बेटा मुझे आपका कमेंट, ठीक है? और कैसी सा हो चिया ना हो, पता नहीं बेटा क्या लिख रखा है अशोक आपने। अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अब देखो भाई एक्सपेरिमेंट क्या किया था इन्होंने, देखो ये है इनका एक्सपेरिमेंट वाले को देखो, इन्होंने क्या करा? इन्होंने एक बैटरी ली या लेड बॉक्स उठाया, ठीक है? ऐसा बॉक्स जिससे अल्फा कण निकलते थे। तो इन्होंने एक लेड बॉक्स लिया जिससे जो रेडियो एक्टिव था। रेडियो एक्टिव वो होते हैं जो अल्फा बीटा गामा रे निकालते हैं। इन्होंने एक ऐसा बॉक्स लिया, ऐसी बैटरी ली जो अल्फा कण निकाल रही थी। तो ये निकल रहे हैं भाई अल्फा कण, ये है अल्फा कण, ठीक है? अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा? एक सोने की धातु की चादर रख दी, ये रही गोल्ड फॉइल, सोने से बनी चादर रख दी, ठीक है?
जब यहाँ से अल्फा कण निकले और सोने की चादर से टकराए जाकर, तो कुछ अल्फा कण इधर उधर मुड़ गए, ऐसे ऐसे, मतलब देखो ऐसे आए, ऐसे गए, ऐसे निकल गए, ऐसे निकल गए, ऐसे मुड़ गए, और कुछ अल्फा कण थे जो उसी रास्ते पर वापस, जिस रास्ते से गए थे उसी पर वापस। इसका मतलब इन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, या तो सारे के सारे पार निकल जाते या सारे के सारे वापस आ जाते। ऐसा क्यों हुआ कि बीच वाले जो टकराए वो वापस उसी रास्ते पर आ गए। तो फिर इन्हें एक कंक्लूजन मिला। इन्हें क्या कंक्लूजन मिला? इन्होंने बताया कि जो अल्फा कण थे उन पर कैसा आवेश था भाई, अभी अभी बताया, धनात्मक आवेश था, है ना। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ऑपोजिट चार्ज होते हैं ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे तुमने एक सेल देखी, सेल बैटरी जो डलती है, उस बैटरी में तुमने देखा है, संजीत बोल रहे हैं मैम मेरा जवाब नहीं दे रहे हो। बेटा संजीत, आपके जैसे दूसरे 5000 बच्चे भी हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे रही हूँ, ठीक है। चलो, क्योंकि बहुत सिलेबस है और आपके कमेंट दौड़ते रहते हैं, बस दिखाई नहीं देते। ठीक, चलो देखो, मैं क्या बता रही थी, अट्रैक्ट मतलब अपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। जैसे एक लड़का एक लड़की से अट्रैक्ट होता है, ऑपोजिट सेक्स है, एक लड़का नॉर्मली, अब तुम बोलोगे मैम लड़की लड़की से भी अट्रैक्ट होती है, लड़का लड़का से भी, वो अलग केस है। मैं बोल रही हूँ नॉर्मली। नॉर्मली तो ये होता है ना कि लड़का लड़की को पसंद करता है या लड़की लड़के को पसंद करती है ना। वैसे ही पॉजिटिव वाला चार्ज नेगेटिव वाले चार्ज को पसंद करता है और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, जैसे ही कहीं पर ऑपोजिट सिमिलर चार्ज आ जाए, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों की लड़ाई हो जाएगी, ढिशुम 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 हो जाएगी। तो मतलब जो सेम चार्जेस है ना, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर दूर फेंकते हैं, चल तू यहाँ से, तू यहाँ से भाग, ऐसे करके। तो इन्होंने क्या बोला कि अल्फा कणों पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर बीच में भी जरूर कुछ ऐसा ही रहा होगा जो पॉजिटिवली चार्ज। तभी तो ये अल्फा कण जा रहे हैं और ये धक्का दे रहा है इसको और वापस उसी मार्ग पर लौट आ रहे हैं। अगर यहाँ पर बीच में कुछ नेगेटिव होता तो ये ऐसे अट्रैक्ट हो जाते और सीधे निकल जाते, ऐसे होते ऐसे निकल जाते। मतलब बीच में भी कुछ ऐसा है जो पॉजिटिवली चार्ज है, तभी तो अल्फा कण भी पॉजिटिव है और बीच में भी कुछ पॉजिटिव रखा हुआ है, तभी तो अल्फा कण टकरा रहे हैं और वापस टकरा कर उसी मार्ग पर लौट आ रहे हैं। इस प्रकार खोज हुई नाभिक की। इस प्रकार पता चला कि परमाणु के बीचों बीच कुछ ऐसी जगह है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस प्रकार रदरफोर्ड ने खोज करी थी नाभिक की, प्यारे बच्चे। समझ में आई बात? अच्छा, शशिकांत बोल रहे हैं जवाब तो आप कभी भी नहीं देती क्योंकि आप इससे ज्यादा कमेंट में पढ़ ही नहीं पाई, निकल गया। ठीक है, निकल गया भाई, समझ में आ गई बात? एक बच्चा बोल रहा है हिंदी में नहीं लिखा। बेटा ये सब नहीं पूछेगा आपको, ये सब चीजें तो मैं लिखवा चुकी हूँ आपको पीछे, ये नहीं पूछेगा तो समझाने के लिए लिख रखा है मैंने, इनको जरूरत नहीं है हिंदी में लिखने की, ठीक है। ठीक, रोशन लाल जी, रोशन जी, ठीक है भाई। धर्मेंद्र, इतना लंबा नाम है धर्मेंद्र, एक बार तो कमेंट देख लो भाई, देख लिया, समझ में आ गई ये बात? चलें भाई आगे, चलो तो। होता क्या है बेटा कि अल्फा कण जो होते हैं इन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब अल्फा कणों की जब इन्होंने करी बमबारी, अल्फा कण ऐसे निकल गए, ऐसे निकल गए, कुछ ऐसे निकल गए, लेकिन जो बीच वाले थे टकराए और वापस वहीं पर आ गए। तो इन्हें पता चला कि ये टकरा कर वापस क्यों आ गए, ये क्यों नहीं गए उधर उधर को। तो तब इन्हें पता चला कि बीच में जरूर कुछ ऐसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि जब भी तब भी एक जैसे चार्ज मिलेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षण हो रहा है, वापस उसी मार्ग पर लौट आ रहे हैं। अगर ये आकर्षण करता तो ये पार निकल जाते कण। तो इस प्रकार खोज हुई कि बीच में कुछ पॉजिटिवली चार्ज चीज है
ठीक है, चलो भाई अब बाकी की चीजें पढ़ेंगे कल की। और साहिल भी बिल्कुल लाल पीले हो चुके हैं गुस्से के मारे, ठीक है। तो बेटा गुस्सा ना करें, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है। तो पढ़ाना भी जरूरी है, हमेशा कमेंट ही नहीं पढ़ सकते। और बहुत से कमेंट चल रहे हैं तो दौड़ रहे हैं, बस मैं कमेंट आधा पढ़ पाती हूँ, कोई बच्चा पूरा लंबा चौड़ा कमेंट करता है तो देख भी नहीं पाती हूँ, ठीक है। चलो तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की बातें करते हैं कल की क्लास में। कल मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं और कल ही ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, ठीक भाई। चलो बहुत अच्छा, फिर अब इसके बाद कुछ मेन टॉपिक आपके बच जाएंगे। एसिड बेस पढ़ाऊंगी आपको, मेटल नॉन मेटल एक एक क्लास के हैं, पीरियोडिक टेबल, और इसके बाद कार्बन के कंपाउंड, ठीक है। बाकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को बहुत छोटी छोटी हैं, ऐसे ही समझ में आ जाएंगी। तो चले बेटा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं आप अगली क्लास में। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, राम राम।